हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये राज्यपाल की शक्ति और वास्तविक स्थिति। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका नोट्स थोड़ा सा हम लंबा बना दिए हैं। इसलिए बना दिए हैं कि इससे संबंधित कई तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो बिहार में राज्यपाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, आपको उनका परिप्रेक्ष्य में आंसर करना होता है। साथ ही साथ यदि सिर्फ राज्यपाल की शक्तियों और वास्तविक स्थिति का वर्णन करना होगा तो आप वहां पर सिर्फ राज्यपाल कौन से आर्टिकल में है, क्या उसका योगदान होता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में और साथ ही साथ उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन करना होता है। तो आपको कई तरह से पूछा जाता है। मैं आपको पहले ही बताया कि जितना भी नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूं ये कॉमन नोट्स है और आपको जैसा पूछा जाएगा उसी के अनुरूप आप आंसर कीजिएगा। ये डिपेंड आप पे करता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना विवेक का प्रयोग करना होगा, लेकिन मैं कॉमन नोट्स दे रहा हूं ताकि आप सभी तरह के प्रश्न जो राज्यपाल से संबंधित पूछा जाएगा आप आंसर कर पाइएगा बेहतर ढंग से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत में संघ के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये पैराग्राफ के रूप में मैं आपको लिख दिया। आप इसको छाट करके भी मेन बातें लिख सकते हैं कि राज्यपाल के बारे में प्रावधान भाग 6 अनुच्छेद 153 से 62 में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है। यह आपको पॉइंट वाइज लिखना है। अब राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और न ही उसके अधीनस्थ। ये हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक, ये सुप्रीम कोर्ट का वाद है, इसी के आधार पर ये व्यवस्था की गई है। अगर अहर्ता की बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं होनी आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। यानी कि देखिएगा कि राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। राज्यपाल संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाता है तथा वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 158 के तहत। उसके बाद देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। साधारणतः वो अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, किंतु इस अवधि के पूर्व वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। उल्लेखनीय है कि कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति का पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अब इसके वेतन और भत्ते की बात यदि की जाए तो राज्यपाल के वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों का निर्धारण संसद विधि द्वारा होती है। केंद्रीय बजट 2018-19 में राज्यपाल का वेतन 1,10,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी 18-19 में ऐसा किया गया है। उसके वेतन और भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं राज्यपाल को वेतन। अतः राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब
उसे दिया जाने वाला वेतन एवं भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाए। अनुच्छेद 158(3) का क राज्यपाल निःशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होता है। और देखिएगा राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। अब राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य को हम लोग देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, उसको राष्ट्रपति की ही भांति राज्य के अंतर्गत प्रयोगार्थ विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई है। दुर्गादास बसु के अनुसार थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर। यानी कि देखिए राष्ट्रपति को जितना अधिकार मिलता है उतना राज्यपाल को भी मिलता है, सिर्फ 3 चीजें नहीं मिल पाता है। आप इसको थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, कौन कौन? कूटनीति, सैनिक और आपातकालीन। उसकी शक्तियों और कर्तव्य का वर्णन अधोलिखित है। आप इसका कौन कौन सा कार्य शक्तियां हैं आप देखिए। यह आपका है कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां निम्न हैं। अब देखिए इसको पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, आर्टिकल 117 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है तथा किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों को यथा राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, राज्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य आयोगों के सदस्य या विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों आदि की नियुक्ति करता है। साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। अगला पॉइंट में देखिएगा, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी करता है। उसके बाद देखिएगा, राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार है। संवर्ती सूची में भी उसका तब तक अधिकार है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून से राज्य द्वारा बनाए गए कानून का विरोध नहीं होता। उसके बाद राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है, जिसे अभी हटा दिया गया, इसको आप नहीं लिखिएगा। उसके बाद जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद विधायी शक्तियां में देखिएगा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। वह राज्य विधायिका के सदस्यों समय समय पर अधिवेशन बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान कर सकता है। वह राज्य विधायिका को संबोधित करता है, भाषण देता है तो सदनों में संदेश भेज सकता है। तीसरा देखिएगा, ये राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा जहां विधान परिषद है में विशेष अभिभाषण करता है, आर्टिकल 176 ये ऐसी के अनुसार। उसके बाद चौथा में देखिएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद देखिए विधायी वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में वित्त मंत्री द्वारा बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल की अनुमति से धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है। राज्य सरकार के आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। किसी आकस्मिक खर्चे के लिए वह इस निधि से सरकार को धन दे सकता है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। उसके बाद देखिए जुडिशियल संबंधी कौन सा पावर है, तो राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान, दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहत्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति और प्रोन्नति आदि उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। उसके बाद देखिएगा विवेकाधीन शक्तियां, यानी कि ये बहुमत के अभाव में राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकता है। सरकार के अल्पमत अथवा अविश्वास प्रस्ताव में हार जाने की स्थिति में वह मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी भी कर सकता है।
उसके बाद राज्य की संवैधानिक मशीनरी की विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। ये उनका विवेकाधीन शक्तियां हैं। अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। उसके बाद साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकता है अथवा हस्ताक्षर करने से इनकार भी कर सकता है। समग्रतः कहा जा सकता है कि राज्यपाल काफी शक्ति धारण किए रहता है, लेकिन शक्तियों के साथ कुछ सीमाएं भी हैं। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में वो शक्ति का वास्तविक केंद्र बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल से संबंधित बिहार में उत्पन्न महत्वपूर्ण विवाद। ये आपको पूछे जाने पर ही इसको दीजिएगा, वहां तक उसका कंप्लीट आंसर हुआ। अब ये आपको यदि बिहार के संदर्भ में पूछा जाए कि कौन कौन सा विवाद हुआ है तो आप इसको जरूर लिखिएगा। देखिएगा, मैं इसको भी कर दे रहा हूं कि गोविंद नारायण है ना, ये राज्यपाल थे। गोविंद नारायण सिंह बनाम भगवत झा ये आजाद, ये सीएम थे 1988 में। बिहार में गोविंद नारायण सिंह और भगवत झा आजाद क्रमशः राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पद पर लगभग एक साथ आए। दोनों ही कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन कुछ ही महीनों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री में भिड़ंत इस सीमा तक बढ़ी कि राज्यपाल गोविंद नारायण सिंह सीधे दिल्ली मुख्यमंत्री की शिकायत करने जा पहुंचे। कुछ समय बाद बिहार के विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर भी दोनों में रिश्ते इस सीमा तक बिगड़ गए कि राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की शिकायत करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति नहीं जानते, उनसे बहस करना कुश्ती लड़ने की तरह है। बताइए, इस तरह की भी विवाद हुआ है बिहार में। मुख्यमंत्री भागवत झा के अनुसार राज्यपाल इंदिरा कांग्रेस के असंतुष्टों को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा देखिए विवाद, बिहार के राज्यपाल वी.एम. लाल एवं श्रीमती राबड़ी देवी के मध्य विवाद 1999 में। जब सुंदर सिंह भंडारी बिहार के राज्यपाल थे तब राजद प्रमुख लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उनकी खुली आलोचना की थी। श्री लालू प्रसाद ने किसी मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल बनाए जाने की मांग की थी और जब 5 मार्च 1999 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी.एम. लाल भंडारी की जगह राज्यपाल बने तो लगा कि लालू की मांग पूरी हो गई, परंतु लाल के राज्यपाल बनते ही लालू राबड़ी की पसीने छूटने लगे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते ही लालू की निष्पक्षता जग जाहिर हो चुकी थी। समय समय पर दिए गए उनके कुछ आदेश इस प्रकार हैं। लगता है राज्य का प्रशासन तंत्र ध्वस्त हो गया है। 10 अप्रैल 1998 को स्वास्थ्य विभाग की सुनवाई के दौरान ऐसा कहा था। इस राज्य में सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं। 9 मार्च 1998 को कहा था। राज्य में आर्थिक अराजकता की स्थिति है। यह 14 जुलाई 1997 को शिवानंद तिवारी की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा गया था। राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोग जंगल राज में रहने को विवश है। 17 जुलाई 1997 को जल जमाव की समस्या पर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था हाईकोर्ट। बिहार में राष्ट्रपति शासन। बिहार विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में सर्वप्रथम 23 मार्च 1968 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। पुनः जुलाई 1969, 72, 77, 80, 95, 99, 2005 को मिलाकर 8 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों ये मैं पूरा नोट्स आपको दे दिया। आपको जिस तरह से वहां पूछा जाएगा उस तरह से आप आंसर कर दीजिएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये कंप्लीट नोट्स है। आप इसको अपने विवेकानुसार प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर पैराग्राफ का जरूरत है मैं पैराग्राफ दिया हूं, जहां पर पॉइंट वाइज है मैं पॉइंट वाइज करके दिया हूं। आप उसको 1 नंबर 2 नंबर नहीं लिखकर स्टार मार्कर देकर आप आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।